सिविक्स अध्याय 1। क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरानी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 1975 में बनी दीवार फिल्म के जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक कूड़ों, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, यानी अंत कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को दो तरह से लागू किया। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ सरकार ने भी उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। 2001 में उच्चतम न्यायालय में सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उसका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे। परंतु अब जब स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, तब उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को भी कम करने के सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं
और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम में 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार में यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है? यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है? अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्षों से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने में और अपने मानवीय जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों को समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थिति में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टि को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था या सभी को जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिसकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी है। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल एक ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां
के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूल जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रति निषेध है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसमें से किसी के आधार पर दुकान और सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या पूर्णतः या भागत राज्य निधि के पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। अभ्यास। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। बॉक्स में दिए गए संविधान अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं कि विचार यह लोकतंत्र महत्वपूर्ण क्यों है। दिव्यांगज अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार सबको समान अधिकार प्राप्त और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाया सरकार का दायित्व है। बनाना सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा से सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। चित्र को देखिए, उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ी से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है वह भवन में आसानी से आ जा सके? उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? शब्द संकलन। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे वह सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा इसका तात्पर्य अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। संविधान यह वह दस्तावेज जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्ल भेद भाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की।